सर्वेश मिश्रा जी आ गए हैं, उनका स्वागत है। मित्र लोग यूँ ही आते रहते हैं। वही मैं तो अकेला ही चला था, लेकिन लोग आते गए और कारवां बनता गया। इस तरह से रोज़ नए लोग आते जा रहे हैं, कारवां बनता जा रहा है और ये यात्रा की 100वीं मंजिल पर पहुंच चुके हैं हम लोग। और शतक किसी एक प्रोग्राम का लगातार इस तरह से होना, और वो भी सोशल मीडिया पर लाइव, इसका एक रिकॉर्ड हम लोगों ने बना लिया है। हम सब लोगों ने अभी तक ऐसा कोई दूसरा प्रोग्राम सुनाई दिखाई नहीं देता। और ये मज़े की बात यह है कि यूट्यूब पे, फेसबुक पर हमेशा उपलब्ध है। कोई भी रेफरेंस के लिए या कभी भी देखने के लिए उसमें शामिल हो सकता है, उसको देख सकता है। महत्वपूर्ण विषयों को हम लोगों ने कवर किया है, चाहे शिक्षा रहा हो, स्वास्थ्य रहा हो, भारत का संविधान रहा हो, या किसानों के मुद्दे रहे हों, या समय समय पर आप द्वारा सुझाए गए जो भी मुद्दे रहे हों। पंकज कुमार चौबे जी आ रहे हैं, अरुण चौबे जी हैं। अरुण चौबे जी सबको नमस्कार कर रहे हैं सबकी तरफ से। अरुण चौबे जी को भी नमस्कार। यूट्यूब को भी कनेक्ट कर लिया गया है और अब नेशनल मीडिया काउंसिल को कनेक्ट करके हम लोग प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। नमस्कार, नेशनल मीडिया काउंसिल के सभी मित्रों को नमस्कार, और फेसबुक लाइव पर सभी मित्रों को ढेर सारा नमस्कार। आज हम लोग जो नेशनल मीडिया काउंसिल के प्रोग्राम का जो लीडरशिप डेवलपमेंट या नेतृत्व विकास की चौथी कड़ी है, और हम भारत के लोग जो सीरीज़ लगातार हम लोगों की चल रही है उसकी 99वीं कड़ी है। दोनों तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का प्रोग्राम विशेष महत्वपूर्ण ये है कि अभी हम लोगों ने कल ही 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस, जो हम लोगों के प्यारे लीडर हैं, वाकई नेताजी हैं, जिनके नाम लेने से नेता शब्द में गरिमा आती है, ऐसे दिल से जुड़े हुए व्यक्तित्व की का जन्मदिन था। उसको धूमधाम से पूरे देश ने मनाया। हम लोगों ने कल के प्रोग्राम में 98वें प्रोग्राम में हम भारत के लोग के मनाया। और आज हम लोग जो नेशनल मीडिया काउंसिल का नेतृत्व विकास है, सुभाष चंद्र बोस से हम अगर लीडर बनना चाहते हैं तो क्या सीख सकते हैं, क्या अलग है उनमें जो और कहीं नहीं मिलता, केवल सुभाष में मिलता है। तो वो चीज़ डिस्कस करने के लिए, उस पर विचार करने के लिए आज हम लोगों की ये प्रोग्राम है। और ढेर सारे मित्र मीडिया, नेशनल मीडिया सेंटर के नीरज कुमार जी तो खुद हैं ही, दली जी, मेरा किसान सेंटर, तमाम नाम स्क्रीन पर आते चले जा रहे हैं। कहाँ तक मैं सबका नाम लूँ, और सभी का समझ लीजिए कि अभिवादन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। और सबको नमस्कार करते हुए आज हम लोग सुभाष चंद्र बोस पर ही पूरी चर्चा रखेंगे। और जितने लोग हैं, बहुत खुशी की बात है
कि सब अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। नेशनल मीडिया काउंसिल के मित्र इतनी ज़्यादा सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देते हैं कि हौसला होता है कि ये प्रोग्राम कितना ज़रूरी है और मेरी मेहनत सफल हो जाती है, सार्थक हो जाती है जब आप लोगों के इतने व्यूज़ मिलते हैं और सकारात्मक व्यूज़ मिलते हैं। लीडरशिप के सीरीज़ में चूँकि ये प्रोग्राम हो रहा है तो फैज़ अहमद फैज़ की एक गज़ल है, उसको लीडरशिप पर, वो ज़रूर मैं आज सुनाना चाहूँगा शुरुआत में। उसके बाद पूरी चर्चा सुभाष चंद्र बोस पर होगी। तो फैज़ अहमद फैज़ की ये गज़ल आपके सामने रख रहा हूँ। जिस देश से माओं बहनों को अगयार उठाकर ले जाएं। कितनी पुरानी गज़ल है, लेकिन क्या हालात हैं और उसका क्या सल्यूशन है ये देखिए। जिस देश से माओं बहनों को अगयार मतलब विरोधी या दुश्मन या कातिल, जिस देश से माओं बहनों को अगयार उठाकर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं। जो कातिल गुंडे हैं जो जेलों में हैं या कहीं लोगों ने पकड़ लिया है, उनको अशराफ छुड़ा कर ले जाएं। अशराफ मतलब सज्जन लोग। हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में जनप्रतिनिधि ये गुंडों बदमाशों को छुड़ाते हैं और भले लोगों के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनके लिए जो गन का लाइसेंस हिंदुस्तान में दिलाते हैं, जो कातिल गुंडों को जेल से थाने से छुड़ाते हैं, वो लीडर कहलाते हैं। कितनी विचित्र बात है। जिस देश के कातिल गुंडों को अशराफ यानी शरीफ और सज्जन लोग उठा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों में बिकता हो, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों में बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, FIR तक उनसे पूछ करके लिखते हों, जिस देश में जान के रखवाले खुद जान ले मासूमों की, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने लें मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो, जिस देश में हाकिम जालिम हो, सिसकी न सुने मजबूरों की, सिसकी न सुने मजबूरों की। ये हमारी गुलामी के दिनों का गज़ल है, लेकिन आज भी कितना रेलिवेंट है। अपने आसपास के माहौल में ये हम लोगों को अपने जनतंत्र में भी दिखाई दे जाता है। जिस देश में हाकिम जालिम हो, सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हों, आदिल मतलब न्याय देने वाले, न्याय की व्यवस्था करने वाले, इंसाफ करने वाले, जो न्यायी हैं, जो जिस देश के आदिल बहरे हों, आहें न सुने मासूमों की, जिस देश के आदिल बहरे हों, आहें न सुने मासूमों की, जिस देश के हर एक लीडर पर, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। और ये सवाल आप तभी उठा सकेंगे, हम तभी उठा सकेंगे जब हम अपनी आंखें खुली रखेंगे। इसलिए लीडरशिप के किसी प्रोग्राम की पहली शर्त है कि पब्लिक को आंखें खुली रखना होगा, लोकपाल बनना होगा। तो एक बार फिर इस गज़ल को मैं आपके सामने दोहरा करके अन्य बिंदुओं पर आ रहा हूँ। जिस देश से माओं बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस देश के कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों में बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी
मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने लें रखवाले जाने लें मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हों, जिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हों, आदिल मतलब न्याय देने वाले, आहें न सुने मासूमों की, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक सुभाष जी पर चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन एक मैसेज हमने इस पे ले लिया था आपको सुनाने के लिए ईमेल पर। दो मैसेज, एक तो सुभाष बोस का जो अल्टीमेट गोल देश के लिए था, वो वही था जो गांधी जी का था। गांधी और सुभाष के एम्स या गोल्स एकदम एक हैं। संपूर्ण भारत, और उसमें सभी लोगों को जाति धर्म और इन सब से ऊपर सबको एक साथ पिरोना और सबके साथ खुशहाली से रहना, सामंजस्यपूर्ण। उसका एक छोटा सा उदाहरण सुगत बोस जी ने लिखा है। नेताजी ने सिंगापुर में एक मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार किया। एक मंदिर में वो बुलाया गया, उन्होंने एक शर्त रखी जिसको पहले मंदिर वालों ने नहीं माना तो अस्वीकार कर दिया। फिर तभी गए जब मंदिर ने इनकी शर्तें मान ली, और जब सभी जातियों के लोगों को उत्सव में शामिल करने के लिए मंदिर के अधिकारी माने कि उस मंदिर में सभी जातियों के लोग जाएंगे, किसी खास जाति के लोग या किसी खास तरह के लोग नहीं, सभी जातियों के लोग जाएंगे। अपने दो मुस्लिम साथियों को भी ले गए। वे धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन धर्म को राजनीति से अलग रखते थे। वो धार्मिक तो थे, लेकिन धर्म की जगह अलग है, अपनी पूजा पद्धति की जगह अलग है। और जहाँ व्यवस्था की बात है, वहाँ सब लोग जब तक सामंजस्यपूर्ण नहीं रहेंगे, सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के पूरक हैं और सबकी आवश्यकता है देश के लिए, इस भावना से काम करते थे। तो वो जरूरी है। और एक जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो प्रयाण गीत है कि कदम कदम बढ़ाए जा, वो भारतीय सेना का भी प्रयाण गीत माना गया। और वो मैं आपके सामने अगर मिल जाता है तो रखूँगा, और अन्यथा कोई बात नहीं है। तो वो प्रयाण गीत नेताजी का जो उन्होंने शुरू किया था, वही आज भी इंडियन आर्मी में चलता है। अभी नहीं मिल रहा है, बाद में देख लेंगे। अब हम लोग आगे की चर्चा शुरू करते हैं। बैकग्राउंड में एक चीज क्लियर कर दें कि तमाम सारे लोग गांधी जी और सुभाष को एक दूसरे के विरोधी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, अपने अपने निहित स्वार्थों की वजह से। दोनों का विजन था संपूर्ण भारत, जाति धर्म से ऊपर उठकर। बंटवारा न गांधी चाहते थे न सुभाष चाहते थे, केवल ऑब्जेक्ट एक ही था
प्रोसीजर में अंतर था। गांधी उसको शांति और अहिंसा के माध्यम से चाहते थे, और सुभाष जितने तरीके हो सकते हैं वो किसी एक तरीके से बंधे हुए नहीं थे। शांति और अहिंसा का तरीका भी उन्होंने अपनाया। वो कांग्रेस के बहुत एक्टिव कार्यकर्ता से लेकर के लीडर तक रहे 20 सालों तक। लेकिन जब उनको थोड़ा उतना ज़्यादा वो पेशेंस नहीं, कभी वो जो लिंकन ने कहा कि पेशेंट इम्पेशेंट टू होना चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो वो उसमें उनका वह इम्पेशेंस था। और इसके लिए वो हथियारों की सशस्त्र क्रांति से परहेज नहीं करते थे। गांधी और सुभाष एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, वो एक दूसरे के विरोधी नहीं थे, और इसीलिए दोनों एक दूसरे के को प्यार करते थे, इज्जत करते थे, चाहते थे, और दोनों को महत्वपूर्ण मानते थे आज़ादी की लड़ाई के लिए। आज चूंकि हम फ्यूचर लीडर्स जो तैयार हो रहे हैं उनके लिए चर्चा कर रहे हैं, तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो लीडर है, जिसको भी लीडर देश का के लिए बनना है, उसको इन मुद्दों में नहीं उलझना है। आज के हिसाब से उसके पास दोनों के लीडरशिप के मॉडल्स हैं, उसको आज के हिसाब से तय करना है कि आज देश को क्या जरूरत है, और उसके लिए इन सारे मॉडल से अपनी आंखें खोल करके आज की जरूरत के हिसाब से, आज जो देश की सबसे बड़ी जरूरत है, उसके लिए रोल मॉडल बनना है। तो पढ़ना है, समझना है गांधी को भी, सुभाष को भी, लेकिन जानना है, लेकिन आज के आवश्यकता के अनुसार अपने में उस तरह की लीडरशिप क्वालिटीज या स्टाइल ला करके आगे बढ़ना है। आज देश की जो मुख्य जरूरतें हैं उसको आइडेंटिफाई करना है और उस पर काम करना है। जो जो मुख्य समस्याएं हैं देश की, उनको खुद देखना है, आइडेंटिफाई करना है। कोई कुछ भी कहे, कोई जाति धर्म की समस्या लाए, लेकिन असली समस्या तो शिक्षा है, मकान है, शांति और लॉ एंड ऑर्डर है, दवाई है, हॉस्पिटल्स हैं, और जो तरह तरह की सिस्टमिक अव्यवस्थाएं हैं, भ्रष्टाचार है, लूट है, इसके खिलाफ लीडरशिप की जरूरत है। वो आप चाहे गांधी के स्टाइल में करें, चाहे सुभाष के स्टाइल में करें, या अपनी खुद नई स्टाइल भी आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वह आज लोकतांत्रिक समय में लोकतांत्रिक ही होना चाहिए। वह सबके हित के लिए होना चाहिए। बेसिक पैरामीटर्स वही रहे हैं, गांधी के भी, सुभाष के भी। एक बहुत अच्छा वो मिला था, किसी ने भेजा है, सुभाष बोस ने किसी को ऑटोग्राफ दिया हुआ है 37 में। उसमें उन्होंने कहा है कि फ्रीडम इज द सॉन्ग ऑफ सोल। स्वतंत्रता की इतनी अच्छी परिभाषा आपने नहीं सुनी होगी जो सुभाष ने दिया है, कि फ्रीडम, स्वतंत्रता इज द सॉन्ग ऑफ सोल। आत्मा का उत्फुल्ल गान है फ्रीडम। उस फ्रीडम के लिए काम कर रहे थे इम्पेशेंटली। तो आज गांधी और सुभाष के जो मतभेद के बिंदु रहे हों वैचारिक, उनको भूल करके हमको दोनों का समन्वय, क्योंकि दोनों हमारे लिए उतने ही रिस्पेक्टेड हैं, और इसलिए दोनों का जो बेस्ट है आज के समय के लिए, उन्होंने अपने समय के लिए कार्य किया। आज के समय के लिए हमको कैसे कार्य करना है उस पर सोचना है, उनको समझना है, और वहां से रोशनी लेनी है। अलग अलग रंग की, अलग अलग शेड की रोशनियां हो सकती हैं, वैसे ही दोनों के शेड्स अलग अलग हो सकते हैं। गांधी का शेड अलग हो सकता है और सुभाष का शेड अलग हो सकता है। दोनों के रोशनी में हमको आज देश की समस्याएं कैसे हल करनी है
उस पे सोचना है। हमें ऐसे लीडर बनना है और बनाना है, तैयार होना है और तैयार करना है। इस पे हम लोगों को मेन फोकस करना चाहिए। तो स्वतंत्रता की जो उनकी परिभाषा है, इतनी अच्छी परिभाषा मैंने तो नहीं सुनी थी, या आज ही मैंने एक जगह पढ़ी कि फ्रीडम इज द सॉन्ग ऑफ सोल। आत्मा, जहाँ अगर हम किसी बंधन में हो जाते हैं या भक्ति में आ जाते हैं तो हमारी आत्मा में का गान खत्म हो जाता है। तो उस आत्मा के गान के लिए सुभाष ने भी प्रयास किया और गांधी ने भी प्रयास किया। और जहाँ तक जो दोनों के विचारों के द्वंद्व पर लोग दोनों एक दूसरे का विरोधी मान लेते हैं, आज हम अलग अलग गुट बना करके या समूह बना करके या उसी नाम पर लड़ने की कोशिश करने लगते हैं या लड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। आप ये बताइए, लीडर को ये भी सोचना होगा कि क्या हम इतिहास को बदल सकते हैं? हम गांधी को आज बदल नहीं सकते, जैसे थे वैसे रहेंगे। सुभाष जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो हम उनको बदल नहीं सकते, हम इतिहास को बदल नहीं सकते। तो हम दोनों के जो बेस्ट आदर्श हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको एडॉप्ट करें। हमको अपने लीडर्स, जो आदर्श लीडर्स हैं, उनकी पूजा नहीं करनी है। ये पूजा करने की परंपरा गलत है। हमको उनके बताए रास्ते पर चलना है, जितना चल सकें। उनके जो आदर्श या गोल्स, जो ऑब्जेक्ट्स बताए हैं, वो समझना है कि हमारे लिए वह आदर्श रास्ता है क्या है। अगर हमको कोई गुलाम बना रहा है तो उसके लिए हम फिर अपनी आज़ादी को कैसे बरकरार रखें, उसके लिए कोशिश करना है। वो जब गुलामी की लड़ाई हो कहीं पर, उसके लिए। लेकिन जब सब कुछ स्टेबल हो, डेमोक्रेटिक हो, तो हमें डेमोक्रेटिक रास्ते भी ढूंढने पड़ेंगे या बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आज़ादी के बाद के जो हमारे और लीडर जैसे राजेंद्र बाबू हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, इन लोगों को भी देखना है। सरदार पटेल हैं, नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं। ये गांधी और वर्सेस सुभाष की जो बात की जा रही है, इस पर जो इनकी बेटी है सुभाष की, नेताजी की, अनीता बोस का, उसका आज तक पर एक इंटरव्यू, लंबा इंटरव्यू 15-20 मिनट का है, वो प्रसारित हुआ है। वो भी देखने लायक है, जरूर देखिएगा कि कैसे उन्होंने तो देखा है अपने पिताजी को, उनके विचारों को अवगत रही हैं। उन्होंने देखा है कि कैसे गांधी और सुभाष में प्रेम था, कैसे दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे। नेहरू और सुभाष दोनों ही गांधी के विरोधी थे, और उस समय गांधी वैचारिक अंतर इतना ज़्यादा था, और नेहरू सुभाष के साथ थे, गांधी के साथ नहीं थे। और दोनों ही सेकुलर लेफ्टिस्ट लीडर्स थे। गांधी में वो गांधी तो अंत्योदय और उनका इथिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा था, आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो गया था। लेकिन गांधी और सुभाष और नेहरू दोनों सेकुलर तो गांधी भी थे, लेकिन उसके साथ लेफ्टिस्ट, थोड़ा लेफ्ट ओरिएंटेड थे, रशियन या समाजवादी कुछ ज़्यादा थे गांधी की तुलना में। और इसीलिए दोनों सेकुलर लीडर्स थे, लेफ्टिस्ट लीडर्स थे और कॉमरेड्स इन आर्म थे। तो अनीता बोस ने जो कहा है, और जो अपने इंटरव्यू में, कि दोनों जैसे गलबैयाँ डाले हुए दोस्त नेहरू और सुभाष रहे, फाइटिंग फॉर द सेम कॉज। वो एक दूसरे से भाई भाई की तरह से रहे हैं। अब ये जो कहा जाता है कि सुभाष को देश ने भुला दिया, ये जब मैं सुनता हूं तो बड़ा आश्चर्य होता है। जो 15 अगस्त 46 का जो भाषण है लाल किले से नेहरू का,
वो 15 को नहीं 16 अगस्त को हुआ प्रोग्राम, क्योंकि 15-14 की बात रात में काफ़ी ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर और वो सब होता रहा फॉर्मेलिटीज़, तो 15 की सुबह वो नहीं हो पाया, 16 की सुबह हुआ। तो 16 की सुबह लाल किले से नेहरू ने जो भाषण दिया है वो मैंने निकाल लिया है, वह आपके सामने रखूँगा। वो सुनिए कि क्या सुभाष को भुलाने की कोशिश हुई है। वो तो एक दूसरी बात है, मतलब व्यवस्था के लीडर्स की बात है। आम जनता सुभाष को कभी नहीं भूली। हम लोग बचपन में सरकारी स्कूलों में पढ़े, 50s से पढ़ना शुरू किया, 60s में पढ़े हाई स्कूल। सुभाष के बारे में चैप्टर्स थे, सुभाष के बारे में नाटक किया जाता था, सुभाष के बारे में नेताजी मतलब दोस्तों के एक रोल मॉडल के रूप में रहे हैं, और टीचर्स भी उसी भाव से पढ़ाते थे, उनके बारे में बताते थे, डिबेट्स होते थे। तो कहाँ इस देश में सुभाष को भुलाने की कोशिश की गई? कभी नहीं। ये तो एक जबरदस्ती का इस समय एक भ्रम फैलाने की कोशिश पता नहीं क्यों चल रही है कि देश ने सुभाष को भुला दिया। देश ने सुभाष को कभी नहीं भुलाया। देश तो सुभाष का इंतजार करता रहा, और देश सुभाष को इतना प्यार और उनका इतना इंतजार करता रहा कि कई लोगों ने छद्म सुभाष अपने को रूप में पेश कर दिया, और उनके पीछे भी लाइन लग गई। इतना ज्यादा पब्लिक इंतजार कर रही थी, तो पब्लिक ने कहां बुलाया? कितनी फिल्में बनी, कितना लिखा गया। सुभाष को इस देश ने कभी बुलाया नहीं है, और न किसी व्यवस्था पर बैठे व्यक्ति की भी हिम्मत हुई है कभी कि वह सुभाष के बारे में एक शब्द भी अपशब्द कभी बोल दे या भुलाने की कोशिश कर दे। हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो सुभाष पूज्य रहे हैं, और चूंकि वह इतना कुर्बानी के बाद भी उनकी डेथ वहां हुई कि नहीं, अब उसके बारे में तो कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन चूंकि लोग नहीं पाए सुभाष को आज़ादी के बाद, तो इसलिए बेकरार रहे कि किसी तरह से कहीं से मिल जाए, असंभव भी हो तब भी संभव हो जाए। उस तरह की भावना सुभाष को पाने की रही है इस देश के लोगों की। तो इस देश में सुभाष को भुला दिया गया आज़ादी के बाद। यह जब सुनता हूं तो आश्चर्य होता है कि यह तो हो ही नहीं सकता। सुभाष की लीडरशिप स्टाइल क्या थी, इसको हम लोग धीरे धीरे उनके जीवन परिचय को भी पढ़ते हुए, और कैसे कैसे क्या क्या गुण उनमें पैदा हुए, उसके बारे में एक एक करके धीरे धीरे समझते जाएंगे, और उससे हम क्या सीख ले सकते हैं वो भी स्पष्ट होता जाएगा उससे। तो सुभाष का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में कटक में हुआ था, उड़ीसा में। इनके पिता राय बहादुर जानकी बोस एक प्रबुद्ध, प्रभावशाली तथा संपन्न व्यक्ति थे। वकील थे, गवर्नमेंट वकील भी कुछ दिनों रहे, लेकिन जब आज़ादी की हिलोरें और वो आज़ादी का प्रबल इच्छा उनके मन में भी हुई कि देश को आज़ाद होना चाहिए, तो सरकारी वकील से हट गए, केवल वकालत करते थे, प्रैक्टिस करते थे। इनकी माता श्रीमती प्रभावती साध्वी और धर्मपरायण महिला थी। वह अत्यंत गुणवती और बुद्धिमती थी। सुभाष अपने पिता के प्रखर व्यक्तित्व और मां के उदारमना हृदय के सुंदर समन्वय थे। वैसे तो लीडरशिप के लिए शरीर के किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है कि वो इस रंग का हो या ये फिजिकल क्वालिटीज़ हों। ये लीडरशिप के लिए कोई मायने नहीं रखती हैं, लेकिन सुभाष के लिए ये क्वालिटीज़ इस रूप में महत्वपूर्ण हैं कि सुभाष का गौर वर्ण, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा माथा,
हृष्ट पुष्ट शरीर और गंभीर मुखाकृति उनके असाधारण व्यक्तित्व का आभास देती थी। बचपन से ही वह साधारण बालकों की तरह खेलकूद में समय न गंवाकर चिंतन में डूबे रहते थे। बचपन से ही वह चिंतन में डूबे रहते थे। जो भी समस्याएं थीं और जो भी बातें थीं, उस समय उनकी मुखाकृति किसी बाल योगी की सी दिखाई देती थी। उस समय उनकी मुखाकृति किसी बाल योगी से दिखाई देती थी। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि होने के कारण वो अपनी कक्षा के अच्छे विद्यार्थियों में गिने जाते थे, परंतु कदम कदम पर अपने हिंदुस्तानी साथियों के साथ अंग्रेजों के सौतेले व्यवहार को देखकर सुभाष का खून खौल उठता था। वह अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। वो उसी समय उसके लिए वो रिएक्ट करना शुरू कर दिया था उन्होंने। बचपन से संवेदना थी, सबके सुख दुख के लिए काम करते थे। जाजपुर में हैजे का भीषण प्रकोप और उससे होने वाली क्षतियों का समाचार पढ़कर सुभाष का हृदय द्रवित हो उठा। वह खुद जाजपुर गए। जाजपुर जहाँ पढ़ रहे थे उसी के आसपास का क्षेत्र है। बिना पिता को बताए वहाँ रहकर कई महीने तक रोगियों की सेवा शुश्रूषा करते रहे। उनकी सादगी, विनम्रता और सेवा तत्परता देखकर किसी को अनुमान भी न हो सका कि वो कटक के सरकारी वकील राय बहादुर जानकीनाथ के पुत्र हैं। वो बचपन से ही वो संवेदना, लीडरशिप की क्वालिटी, जो सच्ची लीडरशिप की जो संवेदना, जो चिड़िया वाली बात कहता हूँ, वह सुभाष में बचपन से थी। और इसीलिए वह दूसरों के दुख दर्द को दूर करने के लिए जहाँ मौका मिला चले गए। जब लोगों को सच्चाई का ज्ञान हुआ तो विस्मित रह गए। वहाँ से लौटकर सुभाष ने सर्वप्रथम पिता के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र भाव से कहा, क्षमा कीजिएगा पिताजी, मैं आपका आदेश लिए बिना जाजपुर चला गया था। लेकिन वहाँ की जो समस्या थी, हैजे का प्रकोप और उसमें होने वाले क्षतियों के निराकरण के लिए, सेवा करने के लिए वो चले गए। लेकिन पिता ने कहा, तुम्हें इन सब कामों में ज़्यादा पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। तो उनका दाखिला प्रेसिडेंसी कॉलेज में करा दिया। तो ये सुभाष के बचपन के जो लोग जानते हैं उनकी बातें हैं। इसके बाद उनके पिता ने आईसीएस के लिए उन्हें लंदन भेज दिया। 1921 में वे आईसीएस का एग्ज़ाम पास करके लौटे, किंतु सिविल सर्विसेज में नौकरी नहीं की। इसके विपरीत तूफानी राजनीति में प्रवेश करके अपना संपूर्ण जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित कर दिया। आईसीएस में उनकी 4th पोजीशन थी। और मज़े की बात यह है कि जो उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर लिखा था अपने आईसीएस से रिज़ाइन करने का, वो भी बहुत प्यारा है। वो भी कभी कहीं नेट वगैरह में सर्च करके पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। और अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं आपको उसको पढ़ के सुनाऊंगा। वो अद्भुत है। वो भी उनकी फीलिंग, मतलब जो लीडर होता है या जो बड़ा जिसको बनना होता है, जिसके बड़े विचार होते हैं, उसका केवल एक एक्शन नहीं, उसके हर एक्शन से वो चीज़ झलकती है। उसमें एक हार्मोनी होती है। उसके हर एक्शन स्टेप बाय स्टेप उसको जस्टिफाई करते हैं कि वो ग्रेट लीडर होने जा रहा है। उसके डायरेक्शन, हर स्टेप आपके डायरेक्शन बताते हैं कि आप किधर जा रहे हैं। चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। उनके निर्देश पर वे कलकत्ता की राष्ट्रीय विद्यापीठ में प्रचार विभाग के कार्यकर्ता नियुक्त हुए। बंगलार कथा नामक अखबार का संपादन भी उन्होंने स्वीकार किया। एक चीज़ ये भी देखिए कि जर्नलिज्म और राइटिंग,
ये सुभाष बोस में भी था। इन्होंने में एडिटिंग किया है। तो लीडरशिप के लिए जैसे गांधी भी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, वैसे ही सुभाष बोस भी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट और एडिटर और राइटर रहे हैं। 1924 में सुभाष पर भी विवेकानंद का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है और अरविंदो घोष का भी बहुत प्रभाव रहा है। विवेकानंद को इन्होंने पूरा अध्ययन किया है, आत्मसात किया है। तो बांग्ला कथा नामक अखबार का संपादन भी उन्होंने स्वीकार किया। 1924 में चित्तरंजन दास कलकत्ता के महापौर बने। उस समय 27 वर्षीय सुभाष उनके कार्यकारी अधिकारी बने। एक चीज बचपन की और उनके है कि वो जब वो पढ़ रहे थे स्कूलों में तो कुछ साल के लिए कुछ दिनों के लिए उनको डिबार कर दिया गया था, क्योंकि वही जो अंग्रेज स्टूडेंट्स और हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स के बीच में भेदभाव होता था, उसके विरोध में और बच्चों के साथ मिल करके इन्होंने उसका विरोध किया। तो एक थोड़े समय के लिए स्कूल से बाहर कर दिया गया था। तो वो एक कोई सेवा दल था, कोई फोर्स टाइप का बच्चों का एक था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह था, सोशल सिक्योरिटी के लिए, वो एग्जैक्ट टर्म मुझे नहीं याद आ रहा है। तो उसमें जब इनका सिलेक्शन होने को हुआ, फिजिकल टेस्ट हुआ, तो आंखें थोड़ी सी उनके स्टैंडर्ड से कम रहीं, इसलिए उस फोर्स में इनको सेलेक्ट नहीं हुआ बाकी फिजिकल फिटनेस के बावजूद, क्योंकि आंखें तो उतनी फिट नहीं पाई गई जितना वहाँ उम्मीद थी। तो इनको उसमें नहीं लिया गया उस फोर्स में। एक फोर्स में जिनको उस समय रिजेक्ट कर दिया गया, वो इतनी बड़ी फोर्स आज़ाद हिंद फौज क्रिएट किया, उसके कमांडर बने। ये भी अपने में एक अनहोनी चीज़ है कि जिस चीज़ से वहाँ उनको नहीं सिलेक्शन हुआ, उसको कितनी बड़ी फोर्स उन्होंने खुद क्रिएट की। शायद उन्होंने सोचा भी होगा कि अच्छा इस फोर्स में मुझे नहीं लेते, वो आगे देखते हैं। तो लीडर कभी वो लीडर निराश नहीं होता। अगर उसका एक सपना कहीं टूटता है या अधूरा होता है तो ढेर सारे और नए सपने बुन लेता है। लीडर की एक क्वालिटी ये भी होनी चाहिए। निराशा तो उसके जीवन में आना ही नहीं है। जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है तो उसको कहीं एक रुकावट मिलने पर तमाम ढेर सारे रास्ते ढूंढ लेगा। क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत पर काम करता है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स पे नहीं कि हर चीज़ का एक ही रास्ता है, अनेक रास्ते हैं। और जो हेलन केलर जो जन्मांध थी और जिन्होंने इतना काम किया हैंडीकैप्स के लिए, उनका जो फेमस सेंटेंस है कि ईश्वर जब एक रास्ते बंद करता है तो कई रास्ते खोलता है। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम उसी बंद रास्ते को देखते रहते हैं, कोसते रहते हैं, उसी को चिल्लाते रहते हैं, लेकिन जो और रास्ते खुल रहे हैं उनको देखते भी नहीं हैं। जो सच्चा लीडर है वह समग्रता में देखेगा, सारे रास्ते देखेगा। तो वो गुण सुभाष में था। वो उनके बचपन के दिनों के जो लोगों ने मेमोयर्स लिखे हैं या जो उनके आसपास के उस समय के जो समकालीन थे, उन्होंने जो लिखा है वो अद्भुत है, वो भी पढ़ने लायक है। तो 1924 में चित्तरंजन दास कलकत्ता के महापौर बने। उस समय 27 वर्षीय सुभाष उनके कार्यकारी अधिकारी थे। देखिएगा एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ से गेन किया है इन्होंने। थोड़ी सी तनख्वाह से में भी वो गरीब विद्यार्थियों या मित्रों की सहायता करते थे। वे दिल लगाकर नगर निगम का कार्य करते थे। 10 दिसंबर 21 को उन्हें स्वयंसेवकों के संगठन का अपराधी बताकर 6 माह के लिए जेल भेज दिया। 17 बार जेल गए हैं सुभाष, 17 बार। जेल से छूटकर उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के फॉरवर्ड नामक पत्र का संपादन किया। पहले बंगलार कथा, फिर फॉरवर्ड संपादन किया। देखिए एडिटर हैं, जर्नलिस्ट हैं। तभी
25 अक्टूबर 24 को उन्हें बिना अपराध बताए पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। वे जेल में ही अपनी नगर पालिका अधिकारी का दायित्व पूरा करते रहे। चित्ररंजन दास ने उनको जेल में जाने पे नगर पालिका का दायित्व से मुक्त नहीं किया, वो जेल से ही वो काम करते रहे। अनेक अंग्रेज अधिकारी उनके सामने पेशी देते थे। उन्हें 26 जनवरी 1925 को मांडले जेल भेज दिया गया। उन पर न तो मुकदमा चलाया जा रहा था और न उन्हें मुक्त किया जा रहा था। आखिर बीमार होने कारण 15 मई 1927 को उन्हें मुक्त कर दिया गया। स्वस्थ होने के बाद वे बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष चुने गए। बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष चुने गए। बंगाल मतलब ईस्ट और वेस्ट दोनों बंगाल। और इसीलिए बांग्लादेश में भी सुभाष बोस को उतनी ही इज्जत से याद करते हैं जितना हिंदुस्तान। तो कांग्रेस में करीब 20 साल तक वो रहे, 24 से लेकर के और 39-40 तक, 16 साल। स्वस्थ होने के बाद वे बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष चुने गए। इस समय गांधी के भक्त थे और गांधी के लाइन पर ही चल रहे थे। विचारों में ज्यादा परिवर्तन या डिफरेंसेस या स्ट्रेटेजी में जो परिवर्तन या डिफरेंसेस आए वो 38-39 के आसपास, जब ये एक बार अध्यक्ष कांग्रेस के हो गए और इनकी कार्यप्रणाली कांग्रेस की देखी और उसकी सीमाएं देखी, गांधी जी के जो तरीके थे वो जो तरीका इनको सीमित लगा, तो फिर ये अपने तरीके से काम करने लगे। लेकिन दोनों के ऑब्जेक्ट्स की प्योरिटी में कोई संदेह नहीं था, न गांधी के न सुभाष के। आखिर बीमार होने कारण 15 मई 1927 को उन्हें मुक्त कर दिया गया। स्वस्थ होने के बाद वे बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद वे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री चुने गए। इस प्रकार 30 वर्ष की उम्र में ही वे भारतीय जनता के अखिल भारतीय नेता के रूप में सामने आ गए। कांग्रेस उनके लिए एक प्लेटफॉर्म रहा। सुभाष लेखक, सैनिक, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, कुशल प्रशासक, सेना नायक, वक्ता व भविष्य दृष्टा विजनरी के रूप में बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। और ये सारे गुण लीडर में होने चाहिए, क्योंकि लीडरशिप की कार्यशाला है ये। और तो लीडरशिप में जितने गुण सुभाष में थे, ज़्यादा से ज़्यादा ये सब हों तो बहुत अच्छा है, ज़रूरी है, इसेंशियल है। लेखक, सैनिक, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, कुशल प्रशासक, सेना नायक, वक्ता, भविष्य दृष्टा, और जितने डायमेंशंस हो सकें, संवेदनशील व्यक्तित्व। 1929 में उन्होंने सारे देश का तूफानी दौरा किया। विधान परिषद के चुनावों में संपूर्ण बंगाल का दौरा किया। नागपुर, अमरावती आदि स्थानों पर युवक समारोहों की अध्यक्षता करके युवकों के हृदय सम्राट व आदर्श बने। युवकों के लिए भी ढेर सारे प्रोग्राम किए। कांग्रेस में नए युग के गरम दल का नेतृत्व किया। गांधी जी नरम दल के लीडर हो गए और ये गरम दल के, वही मेथोडोलॉजी। गांधी मानते थे कि नरमी से आज़ादी मिल जाएगी और इनको लगता था कि उसमें बहुत देर लगेगी, उतना पेशेंस नहीं है, तो हमें गर्मी दिखानी चाहिए। 1929 में लाहौर में एक सभा में सुरक्षा व सतर्कता की दृष्टि से पुलिस की भीड़ लगी हुई थी। नेताजी ने भाषण के आरंभ में ही गर्जना की कि प्रवेश पत्र के बगैर पुलिस को भीड़ लगाने का क्या अधिकार है। वही पुलिस वाले हम हैं जिनको प्रवेश पत्र है हमारे प्रोग्राम में। वहाँ हमारे आमंत्रित अतिथियों के बैठने की जगह नहीं है। मैं सभापति की हैसियत से आदेश देता हूँ कि जिनके पास प्रवेश पत्र नहीं है वे तत्काल सभा छोड़कर चले जाएं। बड़ी हिम्मत से उन्होंने पुलिस वालों को वहाँ से हटने के लिए बाध्य किया। 1930 में वे कलकत्ता के महापौर चुने गए। कलकत्ता के महापौर भी रहे, पता नहीं ये सब बातें आपको पता है कि नहीं। अपने कार्यकाल में उन्होंने कलकत्ता को स्वच्छ करवाया, आरोग्य सेवा का प्रसार किया। तो
सैनिक का जो उनका गुण है, सेना के जो हेड हैं उनका गुण, जो आज़ाद हिंद फौज के, वो तो है ही, लेकिन व्यवस्था, सिविलियन व्यवस्था के लिए जो उनका रोल है, जो उनकी दक्षता है, जो उनकी संवेदना के साथ कुशलता है, वह भी लोगों ने देखा है। कलकत्ता के महापौर रहे हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने कलकत्ता को स्वच्छ करवाया, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा का प्रसार किया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के हाथ से महाजनी सदन की नींव रखवाई, सांस्कृतिक परंपराएं पुनर्जीवित की, प्रशासनिक शैथिल्य दूर किया, कल्याण कोष की स्थापना की, कुटीर उद्योगों के साथ बड़े उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया। सबसे ऊपर यह कि अंग्रेजों के अभिनंदन की प्रथा को समाप्त किया, अंग्रेजों के अभिनंदन की प्रथा को समाप्त कर दिया। अंग्रेज सरकार उनसे घबराती थी, इसीलिए लगातार इस कारागृह से उस कारागृह में भेजती रहती थी। करीब 1.25 महीने में नेताजी सिवनी, जबलपुर, मद्रास, बलरामपुर आदि जेलों में भेजे गए। आखिर उन्हें निर्वासित करके यूरोप भेज दिया गया। वियना में उन्हें पिता की बीमारी की सूचना मिली। उन पर भारत न लौटने का प्रतिबंध था कि भारत नहीं लौटेंगे, पर निषेधाज्ञा की परवाह न करते हुए वे लौट आए। कराची में उन्हें रोक लिया गया। उनकी इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की प्रतियां जब्त कर ली गईं। विमान को इतनी देर तक रोके रखा गया कि उन्हें तार से अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिल पाया, पहुंचने नहीं दिया गया। उन प्रतिबंधों के बीच पिता के अंत्येष्टि करके भूमिगत हो गए। यूरोपीय देशों का प्रवास, वहां भारतीयों के विषय में सद्भावना उत्पन्न की और स्वतंत्रता के उपाय खोजे, उससे चर्चाएं कैसे स्वदेश को स्वतंत्र और किया जाए। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नेहरू की अध्यक्षता में होना निश्चित था। लोगों के आग्रह पर नेहरू जी ने उन्हें आमंत्रित किया। निमंत्रण पाकर वे जहाज द्वारा मुंबई पहुंचे और गिरफ्तार कर लिए गए। इसीलिए लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में भाग नहीं ले सके, पर उनका संदेश आज़ादी का झंडा सदैव ऊंचा रखना, उनका जो मुख्य संदेश यही था कि आज़ादी का झंडा सदैव ऊंचा रखना, पढ़कर सुनाया गया। बाद में उनकी रिहाई के लिए छिड़े देशव्यापी आंदोलन के कारण उन्हें बिना शर्त मुक्त करना पड़ा। तत्कालीन गृह सचिव उन्हें संस्थाओं के कुशल संगठक मानते थे और घबराते थे, अतः पुलिस उन पर सतत निगरानी रखती थी कि पता नहीं कौन क्या संगठन करने और क्या किस डायमेंशन में वो आज़ादी की लड़ाई को मोड़ दें, तो वो सब इनको घबराते थे और पुलिस उन पर सतत निगरानी रखती थी। वे सक्षम प्रशासक व सेनापति के साथ दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ भी थे। 10 जून 1933 में लंदन में आयोजित तृतीय भारतीय राजनीतिक सभा, लंदन में भारतीय राजनीतिक सभा एक बनी थी, तो उसमें 33 में उसमें जो आयोजित सभा के अधिवेशन में जो उनका अध्यक्षीय भाषण पढ़कर सुनाया गया, क्योंकि उनके लंदन प्रवेश पर प्रतिबंध था, तो उनका अध्यक्षीय भाषण पढ़कर किसी और ने सुनाया, उसके वो अध्यक्ष थे। इंग्लैंड में ही उन्हें मालूम हुआ कि वे हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के 1938 में अध्यक्ष चुने जाने वाले हैं और वहां चुने गए हैं। तो जो हरिपुरा में 1938 का कांग्रेस अध्यक्ष जो चुने गए हैं, देखिए जो त्रिपुरी में जिसमें कि पट्टाभी सीतारामैया और इनमें लड़ाई हुई थी, उसके पहले हरिपुरा कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ उसमें निर्विरोध अध्यक्ष बनाए गए। सभी लोगों ने एक स्वर से इन्हीं को वोट दिया और एब्सेंस में, क्योंकि ये जेल में थे। तो इंग्लैंड में ही उन्हें मालूम हुआ कि वे हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने, मतलब यहाँ निषेधाज्ञा थी कि हिंदुस्तान नहीं आ सकते हैं। उनका उस अधिवेशन का अध्यक्षीय भाषण उनके इतिहास के गंभीर ज्ञान के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के असाधारण ज्ञान का परिचायक था। हरिपुरा कांग्रेस में जो उनका अधिवेशन का अध्यक्षीय भाषण
सॉरी, हरिपुरा के जो कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे निर्विरोध, वो उसमें फिर आए और उनका भाषण हुआ, और वह उनका उस अधिवेशन का अध्यक्षीय भाषण उनके इतिहास के गंभीर ज्ञान के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के असाधारण ज्ञान का परिचायक था। तो जो भी लीडर होगा उसको पढ़ना जरूरी है, हिस्ट्री जानना जरूरी है, इतिहास का ज्ञान होना जरूरी है, और निष्पक्ष भाव से ज्ञान होना चाहिए, एकांगी नहीं। अगर उसमें कई एंगल्स हैं तो सभी एंगल्स हैं। जो मैंने परसेप्शन की एक्सपेरिमेंट और परसेप्शन की बात बताई थी कि लीडर का परसेप्शन अच्छा होना चाहिए, तो उसी तरह से जो ज्ञान भी है वो संपूर्णता में होना चाहिए, हर एंगल से, हर दृष्टि से इतिहास को खंगालना चाहिए। तो इतिहास का भी, और अगर नेशनल लीडर है तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मुद्दों का भी, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवहार हैं, जो राजनीति है, उसका भी गहराई से ज्ञान होना चाहिए। सुभाष ने वह गहराई का ज्ञान भी अर्जित किया। 1939 में पुनः त्रिपुरी कांग्रेस में अध्यक्ष चुने गए। इस समय निर्विरोध नहीं चुने गए, इस समय उनके व गांधी जी के मतभेद उभर कर सामने आए, और वे जब गांधी जी ने कहा कि मेरी हार है, तो गांधी जी की इतनी इज्जत करते थे, तो उन्होंने कहा कि अगर गांधी जी इसको इस तरह से ले रहे हैं तो मैं त्यागपत्र देता हूं, और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। फिर पट्टाभी सीतारामैया ही अध्यक्ष बने। गांधी की इतनी इज्जत करते थे, गांधी को दुखाना, गांधी जी के दिल को दुखाना नहीं चाहते थे। इन लोगों के जो प्राइवेट वार्तालाप हैं वो बड़े अद्भुत हैं, कई फिल्मों ने भी उसे दिखाया। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष छोड़ने के बाद, अध्यक्षता छोड़ने के बाद 3 दिन के अंदर ही उन्होंने कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह कांग्रेस में बिखरी हुई वाम शक्ति के एकीकरण का व स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा देने का प्रयत्न था, क्योंकि गरम दल या वाम दल ये कांग्रेस के इस विंग को एकीकरण व स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा देने का प्रयत्न था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में ही ब्रिटिश शासन ने हॉलवेल स्मारक हटाओ के बहाने इन्हें कैद कर लिया। यह उनकी 11वीं जेल यात्रा थी। अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि विश्व युद्ध समाप्त होने तक उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे, और सुभाष की सुचिंतित योजना बेकार हो रही थी। अंग्रेजों से शिवाजी की तरह छूटना संभव नहीं था, अतः उन्होंने अपने आत्मबल के आधार पर अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। या तो उन्हें जेल से मुक्त किया जाए या वे अनशन कर प्राण त्याग देंगे। गांधी का अनशन का तरीका भी उन्होंने अपनाया, जेल में ही अनशन कर दिया, आमरण अनशन किया। तो तरीके, सुभाष जितने तरीके हो सकते थे, गांधी का तरीका भी यथावत उनके साथ था, और अपने तरीके भी थे। वह अपने रास्तों को उन्होंने कभी सीमित नहीं किया, हर तरीके अपनाए। उनके प्राण त्यागने से उत्पन्न स्थिति को संभालने की क्षमता शासन में नहीं थी। इस आशय के उनके पत्र उनकी राजनीतिक वसीयत के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो बाद में अंग्रेजों ने जब आमरण अनशन किया, तब इनको जबरदस्ती छोड़ देना पड़ा उनको, कि अगर इनको कुछ हो गया तो देश संभाला नहीं जा सकेगा। सुभाष बाबू के मात्र सप्ताह भर के अनशन से दमन चक्र के लिए बदनाम अंग्रेज सरकार हिल गई। 5 दिसंबर 40 को सुभाष को बिना शर्त रिहा करना पड़ा। अब उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। उन्होंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। केवल कुछ विश्वास पात्र साथी ही गुप्त रूप से मिलते थे। उनकी भोजन की थाली दरवाजे के पर्दे के पास रखकर लकड़ी से अंदर सरकाई जाती थी। लोगों में अफवाह फैल चुकी थी कि उन्होंने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया है। यह अफवाह फैल चुकी थी कि उन्होंने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया है। 18 जनवरी 1941 को सुभाष मौलवी के रूप में भवन के पिछले द्वार से बाहर निकले। वहां पुलिस का पहरा नहीं था। एक कार में उनके भतीजे डॉक्टर शिशिर बोस बैठे थे। उन्होंने सुभाष का कुछ सामान, उसमें सुभाष का कुछ सामान था। सुबह कार धनबाद पहुंची। आगे की यात्रा कठिन व खतरनाक थी। इसके बावजूद उन्होंने अत्यंत जोखिमपूर्ण यात्रा की और जर्मनी पहुंच गए।
इस यात्रा और प्रवास यह यात्रा और प्रवास एक रोमांचक गाथा है। बर्लिन पहुंचते ही उन्होंने विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा बंदी बनाए गए सैनिकों की एक भारतीय सेना बनाई और जर्मन सरकार से भारत की स्वतंत्रता में सहायता करने का वचन लिया। एक मजेदार बात ये देखिए, क्या क्या सोचते थे, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। जो परंपरागत तरीके हैं उससे अलग हट के सोचना, जिसे लेटरल थिंकिंग कहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कहते हैं, वो जरूरी था। सुभाष में वो भरपूर मात्रा में था। उनको ये लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, इतने भारतीय सैनिक गिरफ्तार हुए होंगे, बंदी बनाए होंगे जर्मनी और इन लोगों की इस टीम के द्वारा, फौज के द्वारा। तो जर्मनी में वहाँ हिटलर से और लीडर से डिस्कस करके कहा कि इनको हमें दे दीजिए, उनको रिहा कर दीजिए और हम उनको एक अलग फोर्स बनाते हैं, आज़ाद हिंद फौज, जो कि हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए लड़ेगी, ब्रिटेन के खिलाफ लड़ेगी। देखिए, जो एक जर्मनी के लिए वो सैनिक निरर्थक थे, एक बोझ थे, उनको जबरदस्ती खिलाना पिलाना पड़ रहा था और उनके जो ताकत और क्षमता थी वो वेस्ट हो रही थी। कहाँ कहाँ दिमाग जाता है, किस किस तरह से सोच रहे थे। मैं इसीलिए सुभाष बाबू की जीवनी पढ़ते हुए उनकी लीडरशिप स्टाइल और क्वालिटी आपके सामने रख रहा हूँ कि आप सोचिए कि किस किस तरह से सोचा जा सकता है। जहाँ कोई संभावना नहीं, वहां भी संभावना देख रहे हैं। और जर्मनी के शासकों को यह और सुविधाजनक लगा, उन पर बोझ कम हो रहा है, उन्होंने सुभाष को दे दिया भारतीय जो ये लोग हैं, और उनसे आजाद हिंद फौज की स्थापना हो रही है। बर्लिन पहुंचते उन्होंने विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा बंदी बनाए गए सैनिकों की एक भारतीय सेना बनाई और जर्मन सरकार से भारत की स्वतंत्रता में सहायता का वचन लिया। उनसे राष्ट्रीय ऋण के रूप में कर्ज भी लिया, जिसका एक भाग फिर चुका भी दिया। जर्मनी के विदेश विभाग में विशेष भारतीय विभाग की स्थापना हुई। अब इसमें जो मुख्य बात है कि यूं ही कोई अपने बंदियों को किसी और को समर्पित नहीं कर देगा। वो ये भी सोच सकते थे कहीं इनकी ये चाल न हो और ये अंग्रेजों से मिले हुए हों और बाद में हम इनको छोड़ दें और ये फिर हिंदुस्तान की सेना में मिला दें। उसके लिए आपके पर्सनालिटी की ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, आपके शब्दों में वो दम होना चाहिए कि अगला उसके पास कोई ऑप्शन ना हो विश्वास करने के अलावा। और वो अंतरात्मा की, वह अंतर की साधना से आती है कि आप जिससे जो बोलेंगे वो विश्वास करेगा, क्योंकि वो आपके अंदर की साधना है, अंदर का तप है। सुभाष के अंदर का वो तप था कि नेशनल लीडर्स से, प्राइम मिनिस्टर से, जिससे जहां ये चर्चा करते थे सब इन पर विश्वास करते थे। और इनको जब ये रिकॉग्निशन तो 11 देशों ने बाद में आजाद हिंद सरकार को दिया, लेकिन उसके पहले भी ये जब बात करते थे तो एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में ही बात करते थे। पहले उस रूप में जीते थे कि मैं वहां पहुंच चुका हूं तो मुझे कैसे व्यवहार करना है। वो जो कॉन्फिडेंस, वो जो विश्वसनीयता वो पैदा करनी होती है एक अच्छे सक्षम लीडर को। वह कैसे कैसे डेवलप हुई है सुभाष में और कैसे उन्होंने डेवलप किया है, वह अनुकरणीय है। वह आप लोगों के सामने विशेष रूप से रखना चाहता था। इसके बावजूद उन्होंने अत्यंत उससे राष्ट्रीय ऋण के रूप में कर्ज भी लिया, जिसका एक भाग शीघ्र चुका भी दिया। जर्मनी के विदेश विभाग में एक विशेष भारतीय विभाग की स्थापना की गई। एक भारतीय विभाग की स्थापना की गई जर्मनी में सुभाष बोस के
सहयोग के लिए और उनको मार्गदर्शन के लिए। आज़ाद हिंद फौज का निरीक्षण करते हुए हिटलर ने कहा था, आज़ाद हिंद फौज जो वहाँ बनी जर्मनी में, उसका जब सुभाष ने तैयार कर लिया, उनको ट्रेन कर लिया और वो बिल्कुल तैयार हो गए युद्ध में आने के लिए, क्योंकि बाद में अंग्रेजी फौजों से लड़ाने के लिए इम्फाल तक आए थे, उसकी चर्चा आगे आएगी। तो उसके लिए बाकायदा पूरी जैसी सेना होती, फुल फ्लेजेड, हर तरह से संपन्न। तो हिटलर ने कहा था, हिटलर को कहना पड़ा था, हिटलर ने कहा नहीं था, ही वॉज फोर्स टू से। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था अप्रिसिएशन के। मैं केवल 8 करोड़ जर्मन लोगों का नेता हूँ, महामहिम नेताजी 32 करोड़ भारतीय जनता के नेता। उस समय भारत की पॉपुलेशन आबादी 32 करोड़ थी। हिटलर कह रहे हैं कि मैं केवल 8 करोड़ जर्मन लोगों का नेता हूँ, महामहिम नेताजी 32 करोड़ भारतीय जनता के नेता हैं। मैं उनका अभिवादन करता हूँ, मैं उनका अभिवादन करता हूँ। इसके पूर्व निर्वासित आजाद सरकार की स्थापना सुभाष के पहले भी हो चुकी है, लेकिन उसके बारे में, इसके पूर्व निर्वासित आजाद सरकार, हिंद सरकार की स्थापना महान क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप अफगानिस्तान में तथा भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह इटली में कर चुके थे। अजीत सिंह जी का एक बार हमने पूरा चर्चा किया था कि पगड़ी संभाल जट्टा, ये उन्हीं का नारा था जो गीत बना। परंतु उस समय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां अनुकूल नहीं थी। नेताजी का प्रमुख लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्त करना था, परंतु वे अपने कार्यों से भारत को भावी अखंड व समृद्ध राष्ट्र की ओर ले जा रहे थे। उनका सपना था कि अखंड होगा और समृद्ध होगा। उन्होंने जातीय और धार्मिक भेदभाव मिटा दिया था। स्वतंत्रता के लगभग अब तक 70 वर्षों में भी जो एकता की भावना विकसित नहीं हो सकी, उल्टे अनेकता ही पनप रही है, उस भावना को उन्होंने अपने व्यक्तित्व, अपनी कृति से संचालित कर दिया था। परस्पर अभिवादन के लिए जय हिंद का नारा देकर उन्होंने 2 कार्य किए थे। जातीय व धार्मिक संकीर्णता नष्ट कर सद्भाव निर्माण, साथ ही देश प्रेम व देश अभिमान में वृद्धि। सेना में हिंदी निर्देशों, हिंदी प्रयाण गीत, प्रयाण गीत वही था जो भारतीय सेना ने स्वतंत्रता के बाद अडॉप्ट किया, कदम कदम बढ़ाया जाए। हिंदी में उपाधियां स्वीकार करके आजाद हिंद फौज को पूरी तरह भारतीय बना दिया गया था। राष्ट्र देवता को प्रतिष्ठित करके एक अद्भुत सामंजस्य स्थापित किया गया था। भारतीय सेना के जर्मन प्रशिक्षक डॉक्टर वाल्टर हार्बिल ने कहा था, भारतीय सेना के जर्मन जो प्रशिक्षक हैं डॉक्टर वाल्टर हार्बिल, उन्होंने कहा था, भारत में अंदर तक घुसे हुए धार्मिक और जातीय भेदभाव को दूर करके महामहिम हिज एक्सीलेंसी नेताजी ने स्वतंत्र व संपन्न राष्ट्र निर्माण के लिए भारतीय सैनिकों को प्रेरित किया। अगर हम नेताजी को जिंदाबाद कह रहे हैं और नेताजी को बहुत बड़ा लीडर मान रहे हैं, लेकिन उनकी जो बातें हैं, जो कार्य हैं, जो समझ है, जो गहराई है, अगर उस पर हम चल नहीं रहे हैं तो हम तमाशा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। नेताजी स्वतंत्र और संपन्न राष्ट्र, भारत में जो सबसे बड़ी बीमारी है अंदर तक घुसे हुए धार्मिक और जातीय भेदभाव का, उस समय गांधी जी भी पहचान गए थे और सुभाष भी पहचान गए थे। दोनों इसके लिए काम कर रहे थे और नेताजी ये मानते थे कि जब तक हम इनको खत्म नहीं करेंगे तब तक देश समृद्ध नहीं हो पाएगा। आजादी के बाद और बिखराव वाली टेंडेंसीज आ जाएंगी और नेताजी सही साबित हुए। इसीलिए ये तो रिकॉर्डेड सब हिस्ट्री में आपके सामने पढ़ रहा हूं कि डॉक्टर हार्बिल ने कहा था कि भारत में अंदर तक घुसे हुए लोगों की मानसिकता में अंदर तक घुस गई है धार्मिक और जातीय भेदभाव, इसको दूर करने के लिए हिज एक्सेलेंसी वर्ड यूज किया। नेताजी ने स्वतंत्र व संपन्न राष्ट्र निर्माण के लिए, स्वतंत्र और संपन्न राष्ट्र निर्माण करने के लिए नेताजी को लगता था कि उन्हें नहीं लगता था कि हमें खत्म होना होगा और हम
आजाद आजाद भारत में नहीं जा पाएंगे, ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो वो सब कुछ उस तरह से कर रहे थे कि जैसे देश को, उनके सपने वहां तक पहुंच गए थे कि हमें समृद्ध, आजादी के बाद समृद्ध देश बनाना है। और उसके लिए फिलहाल अपने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को तैयार कर रहे थे, और बाद में जब हिंदुस्तान आते तो पूरे देश को तैयार करते। वो उनका सपना। अगर हम नेताजी को वाकई मानते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि उनके सपनों को जन जन तक पहुंचाएं और उसके लिए काम करें। और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर नाटक बंद करें। अगर उनकी लीडरशिप में हमको विश्वास है, उनकी स्टाइल में विश्वास है, उनके सपनों में विश्वास है, तो उसके लिए काम करना होगा। आज सशस्त्र संघर्ष की जरूरत नहीं है। उस समय जरूरत थी, नेताजी ने किया। उस समय जरूरत थी, भगत सिंह ने किया। लेकिन भगत सिंह भी वही कह रहे हैं, उनके डायरीज हैं कि यह बंदूक की क्रांति तभी तक है जब तक हम आजाद नहीं हुए हैं। जब हमें आजादी मिल जाएगी उसके लिए तब वैचारिक क्रांति की जरूरत होगी। और वो वैचारिक क्रांति भगत सिंह की भी वही है जो सुभाष की है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही कहते हैं जाति धर्म से ऊपर उठकर। जो गांधी कहते हैं अंत्योदय की देखभाल, जो विवेकानंद कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा निरीह है देश में, समाज में, जिसके पास कुछ नहीं है, जाओ ढूंढो और उसकी मदद करो, तब देश समृद्ध होगा। हर बच्चे को अपना समझो। पूरा देश के सारे टैक्सेस का इस्तेमाल बच्चों की अच्छी से अच्छी शिक्षा के लिए हो। हर देश का हर बच्चा बहुत अपनी पूरी पोटेंशियलिटी उसकी खिले, इसके लिए तैयार करना, क्योंकि हर बच्चा राष्ट्रीय संपत्ति है, धरती की संपत्ति है। तो उसके विकास के लिए केवल माँ बाप के संसाधन नहीं, पूरे देश के संसाधन लगने चाहिए। इसी तरह किसी बीमार की देखभाल के लिए भी। तो ये जो विचारधारा है, जो अल्टीमेट गोल है, वो सुभाष का, गांधी का, भगत सिंह का, सबका एक है। तो मैं पढ़ रहा था वाल्टर हार्बिल, जो जर्मन भारतीय सेना के जर्मन प्रशिक्षक, उन्होंने कहा था भारत में अंदर तक घुसे हुए धार्मिक और जातीय भेदभाव को दूर करके महामहिम हिज एक्सीलेंसी नेताजी ने स्वतंत्र व संपन्न राष्ट्र निर्माण के लिए भारतीय सैनिकों को प्रवृत्त किया। आश्चर्य की बात है कि इतने थोड़े समय में उन्होंने अद्भुत परिवर्तन किया। जो स्पीड काम की है, सुभाष जैसा अभी तक मैंने और किसी दूसरे व्यक्ति को तो देखा ही नहीं। 48-49 साल की एज में ही फिर उसके बाद लोग कहते हैं मृत्यु हो गई या उनका पता नहीं चलता है, जो भी हो। लेकिन 48-49 साल में जितना उन्होंने अचीव कर लिया है और किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं। स्पीड ऑफ काम, उनका काम करने का जो स्पीड है वो अद्भुत है। लीडर में वो स्पीड भी आना चाहिए, बहुत स्लो नहीं होना चाहिए। और वो स्पीड तभी होगा जब खुद उसके लिए काम करेगा। केवल दूसरों से कराएंगे तो वो स्पीड नहीं आएगी। खुद फ्रंट में रह करके आना पड़ेगा। वो बैक वाले लीडर नहीं थे सुभाष, फ्रंट वाले लीडर। सैनिकों को योग्य वेतन, भोजन, शस्त्र आदि देना कठिन था। देखिए, संसाधन की कमी थी। सैनिकों को भोजन, शस्त्र आदि देना कठिन था। अतः उन्होंने उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वीर हिंद, शेर हिंद की उपाधियां प्रदान की। भाई बंद व आजाद हिंद नामक 2 पत्रिकाएं प्रकाशित की। वहां पे एडिटिंग चल रही है, मतलब गजब। भाई बंद व आजाद हिंद नामक 2 पत्रिकाएं प्रकाशित की। इसके द्वारा उन्होंने भावी राष्ट्रभाषा को समुचित सम्मान दिया। आजाद हिंद रेडियो से भारतीय भाषाओं में उनके भाषण प्रसारित होते थे। आजाद हिंद रेडियो भी बनाया। और मजे की बात यह है कि वो हिंदुस्तानी को भारत की भाषा, राष्ट्रभाषा घोषित कर चुके थे, उसके लिए काम कर रहे थे। वो संस्कृतनिष्ठ हिंदी नहीं चाहते थे, क्योंकि वह उतनी जनमानस में फैली गई थी। जो हिंदुस्तान में बोली जाती भाषा है वही हिंदुस्तानी है और वही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। आज जरा जो सरकारी शब्दावली है उसको देख लीजिए। जो भाषा राष्ट्रभाषा बनी है उसकी सरकारी शब्दावली में ऐसे ऐसे कठिन शब्द हैं कि लगता है कि
ये क्या है। तो जब आम बोलचाल, खैर रिलैक्स कर दिया गया, कह दिया गया कि आप आम बोलचाल की भाषा में लिखिए, भले ही शब्दावली में कुछ भी हो, लेकिन फिर ऐसी शब्दावली बनाई ही क्यों जाए। आजाद हिंद रेडियो से भारतीय भाषाओं में उनके भाषण प्रसारित होते रहे। युद्ध का स्थल शीघ्र ही पूर्व एशिया होने वाला है, यह उन्हें दिखाई दे रहा था। इसलिए उन्होंने एक और संकटपूर्ण यात्रा की। जर्मनी की कील बंदरगाह से पनडुब्बी से आबिद हसन का साथ लेकर जापान के लिए प्रस्थान किया। आबिद हसन को भी मालूम नहीं था कि नेताजी किधर जा रहे हैं। पानी में जहाज और आकाश में विमान जर्मनी जहाजों का लक्ष्य बना रहे थे। नेताजी दूरदर्शी व योजनाबद्ध रीति से काम कर रहे थे। उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया। इस संकट से मित्र देशों को मुक्त रखने के लिए अपने भाषणों के टेप बना दिए थे। नेताजी की इच्छा अनुसार जर्मनी स्थित आजाद हिंद फौज हॉलैंड में समुद्र तट के संरक्षण का प्रशिक्षण लेकर फ्रांस से इटली की ओर बढ़ी। आजाद हिंद फौज भी अब यहाँ से कूच कर रही और वो उधर पहुँचने वाली जापान के आसपास, जहाँ लड़ाई के लिए तैयार किया गया था। और आज़ाद हिंद फौज ने जो रेडियो स्टेशन कायम किया था, वहाँ पे इनके टेप बजते रहते थे ताकि लोगों को लगे यहीं है। कठिन यात्रा कर नेताजी ने जापान के प्रधानमंत्री जनरल तोजो से भेंट की और सिंगापुर पहुंचे। नेताजी के जापान पहुंचने के पूर्व ही महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद संघ व फौज की स्थापना वहाँ कर लिया था। तो एक से एक समर्पित व्यक्ति मिलते भी गए। जब आपका उद्देश्य पवित्र होता है, हृदय पवित्र होता है, तो पूरी प्रकृति आपके साथ संसाधन जुटाती चलती है। जनरल मोहन सिंह इस फौज के प्रथम सेनापति थे। रास बिहारी बोस का काम अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण था। उन्होंने पूर्व एशिया में आजाद हिंद संघ स्थापित करके वहां के निवासियों की अपमान और कष्टों से बचाया था। इसकी शाखाएं मलाया, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडो चाइना, संघाई, बर्मा, मंचूरिया सभी स्थानों पर फैली हुई थी। तो रास बिहारी बोस का जो पूरा काम था वो जुड़ गया नेताजी के साथ और अद्भुत परिणाम आने लगे। नेताजी के आने पर इस संघ के अध्यक्ष नेताजी बने। नेताजी दो स्थानों पर एक साथ लड़ रहे थे, युद्ध क्षेत्र में और प्रचार के क्षेत्र में। युद्ध क्षेत्र और प्रचार क्षेत्र दोनों में लड़ रहे थे। अंग्रेजों के दुष्प्रचार के लिए प्रतिकार के लिए आवश्यक था। नेताजी ने स्त्रियों के हाथ में बंदूक दी, स्त्री मुक्ति का वास्तविक अर्थ दिया, स्त्रियों को विश्व निर्माण का प्रत्यक्ष अवसर दिया। 21 अक्टूबर 1943 को घोषणा पत्र, तत्कालिक संविधान तैयार कर नेताजी ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की व राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 21 अक्टूबर 1943 को ये महत्वपूर्ण दिन है जब आजाद हिंद सरकार की स्थापना के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वो जो संविधान नेताजी ने बनाया है उस पर भी किसी दिन चर्चा होगी। जब मौका मिलेगा एक पूरा दिन उस पर भी दिया जाएगा। मंत्रिमंडल की पृथक बैठक में ही सर्वसम्मत से युद्ध का निर्णय लिया गया। एक बाल सेना भी तैयार की गई जिसका कार्य शस्त्र, बच्चों को भी लीडरशिप की ट्रेनिंग, वही जो नर्सरी तैयार करने वाली बात। अब इस जोखिम भरे माहौल में नेताजी रह रहे थे तो इसलिए उनका वो स्टेबल नहीं हो पाया, लेकिन आइडियाज वही सब बुला रहे थे कि हमको लीडरशिप की ट्रेनिंग देनी है, नर्सरी तैयार करनी है। एक बाल सेना भी तैयार की गई जिसका कार्य शस्त्र, औषधि व महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना, जासूसी करना और स्वयं को भावी फौज के लिए तैयार करना था। इस बाल सेना ने नेताजी की अपेक्षाओं से कहीं अधिक वीरतापूर्ण कार्य किए। जब मन से कार्य होता है तो जितनी उम्मीद रहती है या जितना और लोग करते हैं उससे ज़्यादा होता है। ये हमेशा होता है। ये बाल सेना के साथ भी हुआ। यही जो प्रधान लोग चुने गए हैं जो बिना पैसे के और संविधान और इन शहीदों के सपनों के हिसाब से, तो जितना काम और गाँव में हुआ उससे कई गुना काम हुआ, क्योंकि लोगों का श्रमदान, लोगों की भावना, लोगों का दिल भी जुड़ गया। तो जहाँ मन होता है वहाँ प्रोडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा हो जाती है। इस बाल सेना ने नेताजी की अपेक्षाओं से कहीं अधिक वीरतापूर्ण कार्य किए। जापान के पराभव के पश्चात छाती में बम बांधकर अंग्रेजी टैंक उड़ा दिए। अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए इस बाल सेना ने।
बृहत्तर एशिया सम्मेलन में वे प्रेक्षक के रूप में सम्मिलित हुए। कठोर आलोचक अंग्रेज लेखकों को भी लिखना पड़ा कि एक भी राजनीतिक उनकी ऊंचाइयों और व्यक्तिक शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। उनके भाषणों से प्रभावित जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने कहा, शीघ्र ही अंडमान निकोबार द्वीप भारत आजाद हिंद सरकार को सौंप दूंगा और बिना शर्त पूरी मदद करूंगा। वही विश्वास, जहां जाते थे विश्वास अपने आप अर्जित होता चला जाता था। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 2 अंडमान निकोबार आइलैंड हम दे देंगे जो जापान के कब्जे में था, आजाद हिंद सरकार की वह भूमि होगी और बिना शर्त पूरी मदद करूंगा। नेताजी ने अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज्य नाम दिया था। इसका प्रशासन हस्तगत करते हुए उन्होंने कहा था कि अंडमान मुक्ति का प्रतीकात्मक महत्व है, क्योंकि इसका उपयोग अंग्रेज क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा देने के लिए करते थे। उन्होंने अपना मुख्य कार्यालय रंगून में बनाया। आजाद हिंद फौज की सुभाष ब्रिगेड व रानी झांसी रेजिमेंट कभी रेल से तो कभी नौका से और कभी पैदल चलकर रंगून पहुंची। वहां से विजय अभियान शुरू किया। कलेदन घाटी नामक स्थान में आधुनिकतम शस्त्रों से सज्जित अंग्रेजी सेना का भीषण युद्ध हुआ। आजाद हिंद फौज, पूरा डिटेल है, इम्फाल तक आ गए थे। इम्फाल के निर्णायक युद्ध में अंग्रेजी सेना हार गई थी, परंतु भागने का मार्ग न होने से लड़ती रही। प्रकृति ने उन्हीं का साथ दिया। बरसात में आजाद हिंद फौज के सैनिक बह गए, कुछ दलदल में फंस गए, कुछ भूख व बीमारी के बल चढ़ गए। नेताजी के मन व शरीर दोनों युद्ध, प्रशासन व संगठन तीनों मोर्चों पर एक साथ कार्य कर रहे थे। सदैव फौजों का मनोबल व उत्साह बढ़ाते रहे। इम्फाल में हारकर फौज रंगून लौटी। अमेरिका ने जापान पर अणुबम फेंक दिया। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु नेताजी ने इसे भारत का आत्मसमर्पण नहीं माना। जापान ने समर्पण कर दिया, लेकिन नेताजी ने कहा कि हमने समर्पण नहीं किया। आपातकालीन विचार विमर्श हुआ, कुछ पत्र जला दिए गए, रानी झांसी रेजिमेंट की लड़कियों को घर भेज दिया गया। निर्णय हुआ कि नेताजी चुने हुए साथियों के साथ एशिया पहुंचे और दूसरे तरीके और दूसरे अवसरों की तलाश करें। जब नेताजी ने सबको बर्मा से बाहर निकाला, तब तक बर्मा के राष्ट्रपति अपने परिवार सहित भाग गए थे। सुभाष सारी आवश्यक व्यवस्था करके ही बर्मा से निकले। 16 अगस्त 1946 को सिंगापुर से बैंकॉक व बैंकॉक से सागोन, वहां से इंडो चाइना व फार्मोसा पहुंचे। इसके बाद की उनकी यात्रा विवादास्पद है। 18 अगस्त 1945 को उनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई, ऐसा माना जाता है। उनका अंतिम संदेश था, मेरा अंत समीप है हबीब। देश भाइयों से कहना कि आज़ादी की लड़ाई चालू रखें। मेरा अंत समीप है, इनका अंतिम मैसेज है। मेरा अंत समीप है, देश भाइयों से कहना कि आज़ादी की लड़ाई चालू रखें। भारत शीघ्र ही आज़ाद होने वाला है, ये फोरकास्ट कर रहे हैं 46 में। और भारत के इस असामान्य वीर की जो स्वतंत्रता की संपूर्ण लड़ाई का प्रमुख सेनापति था, भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य हुई। तो विजनरी होता है, जो लीडर है उसे दिखता है भविष्य में क्या हुआ होने वाला है, वो दिखता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज का कितना योगदान है, हम इमेजिन नहीं कर सकते। नेताजी साहस, नैतिक बल व सहृदयता की साक्षात मूर्ति थे। संवेदनाओं से कूट कूट के भरे हुए थे। प्रत्येक सैनिक पर व्यक्तिगत ध्यान देते थे। ये जो लीडरशिप क्वालिटी है। 1943 में सिंगापुर के सालातार कैंप में एक सैनिक की मृत्यु हो गई। नेताजी अंत्येष्टि में सम्मिलित हुए तो उन्हें पता चला कि उसे दफन कर दिया गया। उन्होंने शव को निकलवाया व अपनी उपस्थिति में अंत्येष्टि करवाई और आदेश दिया प्रत्येक सैनिक की मृत्यु की सूचना उन्हें तत्काल दी जाए। ये छोटी सी घटना सैनिकों के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करती है। सैनिकों से मिलकर उनकी शिकायतें सुनते थे, इसीलिए सैनिकों के प्रति उनके प्रति आदर व विश्वास था। यूं ही विश्वास अर्जित नहीं होता है, वह आपके कार्यों से अर्जित होता है। जब वही मन, वचन और कर्म तीनों एक होते हैं, तभी ये विश्वास या यह आदर मिल पाता है। सुभाष चंद्र बोस ने एक बटालियन को अंग्रेजों को हराकर प्राप्त प्रदेश की व्यवस्था करने भेजा।
संचार व्यवस्था में खराबी आ जाने से उस बटालियन की ओर से कोई समाचार नहीं मिला। तो नेताजी ने अपने मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को समाचार लेने भेजा। वस्तुतः वे अपने सैनिकों की संतानवत देखभाल करते थे और मंत्री लोग उनके वही जैसे राजा भेष बदल बदल कर जनता के बीच जाता है उस तरह की व्यवस्था में ही विश्वास करते थे। उनका हृदय कवियों जैसा भावुक और संवेदनशील था। बंगाल के अकाल के समय उन्होंने बर्मा से 1 लाख टन चावल खरीदा, परंतु अंग्रेज सरकार के अनुत्तरदायी व्यवहार के कारण चावल भारत नहीं पहुंचा। उनकी सशस्त्र क्रांति अनुत्तरदायी, अविचारी व नृशंस नहीं थी। पर्पस के हिसाब से था, आजादी चाहिए थी इसलिए सशस्त्र क्रांति थी, लेकिन वो सशस्त्र क्रांति अनुत्तरदायी, इररिस्पॉन्सिबल, अविचारी या नृशंस नहीं थी। जापानी सेनाधिकारी ने कलकत्ता पर बमबरसा की योजना उनके समक्ष रखी कि ब्रिटेन को ध्वस्त करने के लिए कलकत्ता पे बम गिरा दिया जाए। तो उन्होंने कहा, मैं अपने प्रिय और सुंदर शहर को बमबरसा से नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं अपने देशवासियों को आशा व उत्साह का संदेश देना चाहता हूँ। उन्हें कष्ट, संकट, मृत्यु की बात कैसे सोच सकता हूँ। इम्फाल जीत कर मैं कलकत्ता पर तिरंगे झंडे की वर्षा करूंगा, बमबरसा नहीं। यह वृष्टि बमबरसा के अपेक्षा अधिक सरल मार्ग से ब्रिटिश सत्ता को नष्ट करने में सफल होगी। कितना प्यारा विचार था और कितना प्यारा मन था नेताजी का। महात्मा गांधी व नेताजी में वैचारिक मतभेद थे, जिसकी चर्चा हमने की थी। मतभेद का कारण नेताजी की यही सशक्त क्रांति की नीति थी, परंतु नेताजी के दिल में न केवल गांधी जी अपने तो अहिंसा के प्रति भी आस्था थी और इसीलिए उन्होंने वो जेल में आमरण अनशन भी किया था। और उन्होंने ही सर्वप्रथम रंगून रेडियो पर गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अक्सर लोग पूछते हैं राष्ट्रपिता नाम किसने दिया था गांधी जी को, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जब प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र विजयी हुए तो गांधी जी ने उन राष्ट्रों को विजय से उन्मत्त न होने की सलाह दी। इस अवसर पर नेताजी ने कहा कि गांधी जी के अतिरिक्त और कौन विजय के दूसरे दिन उन्हें ऐसी सलाह देने की हिम्मत कर सकता है। गांधी जी जो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब मित्र राष्ट्र जीते थे तो गांधी ने कहा था कि उन्मत्त मत हो जाओ जीत से। ये सुभाष कह रहे हैं कि गांधी जी कह सकते हैं, गांधी जी जैसा विराट व्यक्तित्व ही कह सकता है। उन्होंने एक और भाषण में कहा था, एक बार भारत स्वतंत्र हो जाए तो मैं इसे गांधी जी को सौंप दूंगा और कहूंगा कि अब इसे आपकी अहिंसा की सबसे ज्यादा जरूरत है। आजादी की लड़ाई में हिंसा और अहिंसा दोनों की जरूरत थी, लेकिन आजाद हो जाने के बाद अहिंसा की ही जरूरत है। इतनी महीन बारीक बात कही बोस ने, सुभाष जी ने। इसको सोचना चाहिए। हम आज देश के लोगों को इसको सोच करके उनकी लाइन पर ही देश निर्माण के लिए लग जाना चाहिए और देश की सारी समस्याओं को हल करने में लग जाना चाहिए। नेताजी का दृढ़ मत था कि सशस्त्र क्रांति के अतिरिक्त अंग्रेजों को भारत से भगाने का उस समय कोई रास्ता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उसके लिए उस समय कोशिश किया। दूसरे विश्व युद्ध का लाभ उठाने के लिए देश से बाहर जाने की उनकी पूर्व योजना थी। एक बार उन्होंने इस विषय में गांधी जी से सलाह ली। जब गांधी जी ने कहा यदि क्रांति के मार्ग से कोई स्वतंत्रता प्राप्त करता है तो उसका सबसे पहले मैं ही अभिनंदन करूंगा, किंतु इस मार्ग से स्वतंत्रता प्राप्त होगी इस पर मेरा विश्वास नहीं है। गांधी जी भी स्वतंत्रता प्रायोरिटी थी। वो कह रहे थे अगर कोई सशस्त्र क्रांति से प्राप्त कर लेगा आजादी तो मैं उसका अभिनंदन करूंगा, पहला व्यक्ति होगा जो अभिनंदन करूंगा। बोस ने इसे गांधी जी की मूक सम्मति माना। नेताजी ने गांधी जी को संबोधित करके दिए अपने भाषण में गांधी जी के ने जो विरोध अंतर्विरोध थे उसका उत्तर भी दिया था। उन्होंने कहा गंभीर विचार के बाद ही मैंने अपने आप को ही नहीं सारे संगठन को खतरे में डालने का साहस किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यदि कोई प्राप्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग होता तो मैं अपने देश को क्यों छोड़ता। जर्मनी, जापान और देशों से मेरी मैत्री खतरों से भरी है।
यह समझना गलत है, क्योंकि अंग्रेजों से चालाक राजनीति के कोई नहीं है। क्योंकि अक्सर गांधी जी और सब लोग कहते थे कि इन लोगों से, जापान, जर्मनी, इनसे से दोस्ती करना खतरों से खाली नहीं है। देश अगर उनकी मित्रता से आज़ादी मिलेगी तो देश के लिए खतरा होगा। तो उस पर सुभाष ने कहा उन लोगों से, यह समझना गलत है, क्योंकि अंग्रेजों से चालाक राजनीति की कोई नहीं है, और जब वे मुझे नहीं डरा सके या लालच दे सके तो दूसरा कौन मुझे धमका सकता है। मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जिससे देश के सम्मान या हितों को बाधा पहुंचे। और अनेक उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि उन्होंने कितनी निर्भीकता से कार्य किया। लीडरशिप की एक सबसे बड़ी क्वालिटी है करेज, निर्भीकता। ये मैंने बार बार कहा है, और सब सुभाष में ये कूट कूट करके भरा हुआ था। और बस एक पैराग्राफ और इसी के साथ आज हम लोगों की ये चर्चा जो लीडरशिप की सुभाष स्टाइल पर थी वह समाप्त होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको आत्मसात करेंगे और सुभाष को पूज करके, उनके फूलमाला चढ़ा करके उनकी मूर्ति पर इतिश्री नहीं कर देंगे, उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। उन्होंने दोनों रास्ते बताए हैं, आज़ादी के पहले का और आज़ादी के बाद का। आज़ादी के बाद के उनके जो सपने हैं उसको पूरा करने का व्रत लेंगे। अगर इस प्रोग्राम हम भारत के लोगों की आज 99वें इस प्रोग्राम की सार्थकता तभी होगी जब हम सब ये व्रत लेंगे। एक बार एक जापानी अधिकारी ने कहा कि जापानी सेना आज़ाद हिंद सेना से ज़्यादा सक्षम है। जापान के एक अधिकारी ने कहा कि जापानी सेना आज़ाद हिंद सेना से ज़्यादा सक्षम, मतलब लीडर को अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी जानना चाहिए। अतः समान दर्जे के आज़ाद हिंद सेना के अधिकारी जापानी अधिकारी का प्रथम अभिनंदन करें। आज़ाद हिंद सेना के अधिकारी जो इक्वल लेवल के हैं, तो पहले आज़ाद हिंद सेना के अधिकारी उनको अभिनंदन करें जापानी सेना के। नेताजी ने विरोध किया। आज़ाद हिंद सेना जापानी सेना की अपेक्षा कम दर्जे की नहीं है, दोनों बराबर हैं और परस्पर अभिनंदन करें। दूसरी बार जब आज़ाद हिंद सेना पर जापानी सैनिक कायदे लागू करने की बात आई तो नेताजी ने साफ मना कर दिया। आज़ाद हिंद सेना पूरी तरह स्वतंत्र है। विवाद टोक्यो तक पहुंचा, पर निर्णय नेताजी के पक्ष में हुआ। 2 बार जापान ने आज़ाद हिंद सेना को जापान की ओर लड़ने के लिए कहा कि जापान के साथ लड़ो, तो नेताजी का उत्तर था, मतलब जापान का दबाव या जर्मनी का दबाव नेताजी पर काम नहीं कर पाया। नेताजी आज़ाद हिंद सेना को जापानी सेना का एक सेकेंडरी वो एलिमेंट नहीं मानते थे। वो कहते थे ये स्वतंत्र भारत की सेना है और वो अब जिस पर्पस के लिए बनाई गई है उसी के लिए काम करेगी। वह भारत की आज़ादी के लिए बनाई गई है, उसी के लिए काम करेगी। 2 बार जापान ने आज़ाद हिंद सेना को जापान की ओर से लड़ने के लिए कहा। नेताजी का उत्तर था कि मेरी फौज केवल भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ेगी, जापान के हाथ का खिलौना नहीं बनेगी। इन्होंने वचन दिया था गांधी को, वो वचन भी निभाया। गांधी ने जब कहा था कि ये कहीं जर्मनी और जापान के कठपुतली न बन जाए और उनके फंदे में न फंस जाए आप, वो उन्होंने वचन पूरा करके दिखाया। जब उन्होंने कहा कि मतलब आज़ाद हिंद सेना जापान के हाथ का खिलौना नहीं बनेगी, उन्होंने जापान से केवल युद्ध सामग्री के अतिरिक्त कोई मदद नहीं ली। बृहत्तर एशिया में जापान के प्रधानमंत्री जनरल तोजो ने कहा, स्वतंत्र भारत के प्रमुख नेताजी ही होंगे। इसी भाषण में उन्होंने अंडमान निकोबार भारत को देना स्वीकार किया। नेताजी ने कहा, स्वतंत्र भारत का निर्णय का अधिकार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने तोजो ने कहा कि जब स्वतंत्र भारत के प्राइम मिनिस्टर सुभाष बोस होंगे तो नेताजी कहते हैं स्वतंत्र भारत का निर्णय करने का अधिकार केवल जनता को होगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर हो। मैं तो छोटा सा सेवक हूँ। जो बात संविधान सभा में गूंजता रहा, राजेंद्र बाबू कहते रहे कि हमें चुनाव में अपने सेवकों को चुनना है। प्रथम भारत के प्रधानमंत्री भले ही एग्जाइल में, निर्वासन में, वो वही बात कह रहे हैं सुभाष जी कि
मैं तो केवल एक सेवक होऊंगा। प्रमुख, अच्छा, अब और प्रमुख होने का मान तो महात्मा गांधी, मौलाना आजाद या नेहरू को होगा। प्रमुख होने का मान सम्मान तो महात्मा गांधी, मौलाना आजाद या पंडित नेहरू को होगा, क्योंकि वो मानते थे कि स्वतंत्र भारत को अहिंसक मेथोडोलॉजी चाहिए होगी। यह उनकी निस्वार्थ, जो निस्वार्थता, जो लीडर होगा, जो मैं बार बार कहता हूँ कि लीडर को पर्पस महत्वपूर्ण, देश की खुशहाली महत्वपूर्ण है, अपना स्वार्थ नहीं। वह निस्वार्थता सुभाष में थी। यह उनकी निस्वार्थ बुद्धि, निर्भयता, निराभिमान के साथ उनके अन्य नेताओं के प्रति आदर का भाव प्रकट करता है। नेताजी स्वभाव से आध्यात्मिक संत थे। वो भले ही काम कर रहे थे लेकिन पूरी तरह से आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सेंट थे। विवेकानंद और अरविंद घोष आदि का उन पर प्रभाव था। किशोर अवस्था में वे उत्तर भारत की तीर्थ यात्राएं भी कर चुके थे। सन्यासी उन्हें आकर्षित करते थे। देश के लिए उन्होंने सेनापतित्व तो स्वीकार तो किया, परंतु वृत्ति, उनकी जो नेचर रहा, उनकी अंततः आध्यात्मिक ही थी। छात्रावस्था से ही वे एकांत प्रिय व दयालु थे, साथ ही स्वाभिमानी व समाज सेवी भी और संवेदनशील भी। तो यहीं पर आज की चर्चा को विराम देते हैं और आज की चर्चा बहुत ही सार्थक रही। सुभाष चंद्र बोस को हम लोगों ने एनालाइज किया, उनके इवेंट्स के साथ क्या क्या उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, और हम अगर अच्छा लीडर होना चाहते हैं तो बिना सुभाष को समझे अच्छा लीडर नहीं बन सकते हैं। और गांधी और सुभाष के जो वैचारिक द्वंद्व हैं उनको भी एक्सेप्ट, गांधी को भी एक्सेप्ट करें, सुभाष को भी एक्सेप्ट करें, उनके वैचारिक द्वंद्व को भी एक्सेप्ट करें, और दोनों के सपनों जो मिला आज़ाद भारत के लिए, जो दोनों का साझा सपना है, उनको पूरा करने के लिए काम करें, हारमोनी के साथ, संवेदनशीलता के साथ, निस्वार्थता के साथ और हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ, हौसले के साथ। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। आज 5 मिनट समय ज़्यादा हो गया है और लीडरशिप के प्रोग्राम में इंडियन मीडिया काउंसिल, नेशनल मीडिया काउंसिल में कई बार राठौर जी कहते हैं कि 1 घंटे के आसपास रखिए, लेकिन समय ज़्यादा हो ही जाता है, क्योंकि आप लोगों को देख करके ये महत्वपूर्ण बिंदु सामने रखने की ज़रूरत महसूस हो जाती है। भले ही थोड़ा समय ज़्यादा हो, तो आशा है आप उसके साथ, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। और आप सामने रहते हैं इसलिए उत्साह में यह होता रहता है। एक एपिसोड और होगा लीडरशिप का, वो 31 जनवरी को, ये 5 वो अंतिम होगा। उसके बाद फिर हम लोग नए बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और हम भारत के लोग सीरीज का 100वां अंक होगा मंगलवार को, और उसके बाद हम लोग फरवरी का 1 महीना विराम लेंगे। संडे को प्रोग्राम होता रहेगा, और उसके बाद फिर नए कलेवर में 101वां से ज़्यादा आगे वाले जो अंक हैं, और हो सकता है कि हम भारत के लोग में कंटेंट्स या स्टाइल या समय, इन सब में कुछ परिवर्तन भी किया जाए। उसके लिए हम लोग लगातार जुड़े रहेंगे, आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। और फिर यहीं पर विदा लेते हैं। नमस्कार। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को मिलेंगे, अग्रिम बधाइयाँ। और उस दिन हम लोग संविधान पर ही पूरी चर्चा करेंगे। आज़ादी, संविधान के बनने और संविधान कैसे देश को लागू किया जाए जल्दी से जल्दी, सुभाष की स्टाइल में, तेज़ी के साथ, इम्पेशंस के साथ, और उसमें आपकी क्या भूमिका हो सकती है, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। सबकी तपस्या रही है, तपस्या से